हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं महिलाओं के अधिकार पर चर्चा करने जा रहा हूं। कल मैंने मानवाधिकार इन जनरल की चर्चा किया था। परसों मैंने राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर चर्चा किया था। आज मैं महिलाओं के अधिकार पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये भी जीएस सीरीज से रिलेटेड है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। मेरी शुरुआत इतिहास के एक पृष्ठभूमि से होगी, और पृष्ठभूमि आपको लिखना, बैकग्राउंड आपको लिखना भी पड़ेगा। इसके 5-6 सब हेडिंग आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले मेरा कहना है कि आप पृष्ठभूमि का जिक्र करें, उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट और लीगल फ्रेमवर्क का जिक्र करें, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव का जिक्र करें, या फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन को एक में रख दें। उसके बाद कंट्रोवर्सीज का जिक्र करें और प्रेजेंट स्टेटस का जिक्र करें। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का मिला करके आप इसमें जिक्र करेंगे, आप इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड ही जान लेते हैं। तो इतिहास की ओर ले चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, गार्गी, वाचक। एक कहावत है कि अगस्त्य मुनि, जो बड़े काबिल थे, बहुत शास्त्रार्थ में माहिर थे, वो एक बार गार्गी वाचक नबी के साथ उनका डिस्प्यूटेशन यानी शास्त्रार्थ होने लगा। तो जब वो पराजित होने लगे तो उन्होंने गार्गी वाचक नबी को हड़काया और कहा कि मार करके कमंडल से तुम्हारा सर फोड़ देंगे। यानी पुरुषोचित या पुरुष गुमान के शिकार अगस्त्य मुनि ने एक बार गार्गी वाचक नबी को यूं ही हड़काया था। पूरे इतिहास के दौरान ऐसी विदुषी महिलाओं की या राजनीति या धर्म से जुड़ी हुई महिलाओं का जिक्र मिलता है, जो बड़ी काबिल रही हैं, लेकिन पुरुषों ने उनको दबाने का काम किया है। ठीक है, कुछ शासिका महिलाओं का भी जिक्र मिलता है राजनीति में। मैं क्या मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। खैर, आगे आइए। आधुनिक यानी 20वीं सदी में, चाहे वो महाश्वेता देवी हो पश्चिम बंगाल से आने वाली, चाहे पंजाब से आने वाली अमृता प्रीतम हो, चाहे हिंदी भाषी राज्यों के लिए महादेवी वर्मा हो, ये सभी साहित्यकार बड़ी नाम कमाई हैं। और अभी हाल में जो चंद्रयान अभियान शुरू किया गया था, उसमें भी 2 महिलाएं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिसमें एक रितु जी हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी करके और फिर इसरो ज्वाइन कर लिया था। वो कहती हैं बचपन से ही उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि भाई कि सैटेलाइट पर वो काम करें और सैटेलाइट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, संबबिता नाम है उनका, वो एक्चुअली केरल से आती हैं। और ऋतु कंदमाल या कुछ ऐसे ही नाम है पूरा। वो अपने पति के सरनेम को लेकर चलती हैं। वो लखनऊ विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई हैं। यानी साइंस के क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। और 2 भारतीय महिलाएं, चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे सुनीता विलियम लिंस हो। सुनीता विलियम लिंस अभी भी स्पेस में फंसी हुई हैं। कल्पना चावला की तो फरवरी 2002 में ही मृत्यु हो गई थी, जब वो कोलंबिया रीयूजेबल स्पेस शटल से ज़मीन पर उतर रही थी। और दोनों नासा से ही, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से सुनीता विलियम्स तो अभी तक जिंदा हैं। विलियम्स लिन से उन्होंने शादी किया है, इसीलिए वो सुनीता विलियम लिंस लिखती हैं। और कल्पना चावला भी भारतीय मूल की महिला थी। ये भी अमेरिकी बन गई थी। अमेरिका नासा से जुड़ी हुई थी, किसी अमेरिकन से शादी भी इन्होंने किया था। खैर, जो भी हो, कहने का तात्पर्य है साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं रही हैं। अब पुरुषों को इस बात का गुमान रहता है कि वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम है और समाज में कमा धमा करके ला करके परिवार खुशहाल करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। लड़के लड़की की शादी वही देख कर करते हैं, यानी परिवार का की असली जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं कंधे पर आती है। जबकि सच्चाई ये है कि प्रकृति ने जानबूझ करके पुरुषों को अधिक शारीरिक कौशल दिया। जहाँ महिलाओं को पेशेंस दिया,
परसिवरेंस दिया, यानी उन्हें किसी चीज़ को बर्दाश्त करने सहन करने की क्षमता दिया, तो पुरुषों को शारीरिक क्षमता से लबरेज किया। वो इसलिए कि महिलाएं चाहे शेरनी ही क्यों ना हो, वो कुछ ऐसी अवस्था से गुजरती हैं जिससे पुरुष नहीं गुजरता, जैसे प्रसव काल। जब बच्चे को जन्म देती है शेरनी तो उसमें वो वल्नरेबल भेद्य होती है, कमज़ोर होती है। उसके बच्चे और उसको दोनों को खतरा, यानी जच्चे और बच्चे दोनों को खतरा होता है। ऐसी दशा में शेर उस माद की रक्षा करता है जहाँ शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया है। और यही स्थिति जो है पुरुष और महिला यानी मानव समाज पर भी लागू होता है। इसलिए प्रकृति ने ज़्यादा ताकत दिया कि भाई कोई शिकारी अगर कोई शिकार करना चाहे तो उसको अटैक करके और पुरुष उसका नुकसान पहुंचा दे और वो उसको भगा दे, जिससे उसकी महिला को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ रहा है, वैसे वैसे महिलाएं भी गलत दिशा में जा रही हैं, पुरुष तो गलत दिशा में जा ही रहा है। यानी डेटिंग ऐप चल गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की प्रवृत्ति चल गई। ये सब पहले तो नहीं था, ये पश्चिमी देशों में इससे दोनों की स्थिति कमज़ोर हो रही है। खैर, आपको हम बताते चलें कि आज़ादी के पहले चाहे 1872 रहा हो, 1929 रहा हो, 1914 रहा हो, उसके पहले या 1939 रहा हो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न संप्रदाय, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म से संबंधित हो, उनको सुरक्षा देने के लिए कानूनी उपाय किए गए, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हालांकि इस मामले में दक्षिणी राज्यों ने कुछ ज़्यादा ही पहल की, चूँकि दक्षिण में कुछ ज़्यादा ही बुराई थी, जैसे देवदासी रखने की प्रथा थी मंदिरों में, और उसकी आड़ में महिलाओं का ज़बरदस्त शोषण होता था। प्री प्यूबर्टी स्टेज में ही महिलाओं को वहाँ ले आया जाता था, और महंत लोग भ्रष्टाचार करते थे, उनका दुरुपयोग करते थे, उनका यौन शोषण करते थे। खैर, 1939 में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया गया, अंग्रेज़ों ने बनाया कि भाई वो भी तलाक दे सकती हैं। आज़ादी के बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल के तहत हिंदुओं के 4 विधानों को बदलने के लिए 4 तरह के लेजिस्लेशन लाए गए, जिसमें एक था पुनर्विवाह का, यानी पुनर्विवाह विधवाओं का नहीं, माने कोई भी महिला दोबारा विवाह कर सकती है। वो महिला पुनर्विवाह तो विधवा पुनर्विवाह तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजों ने कानून बना दिया था। इन जनरल ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा अगर हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदू अगर वो खास करके गवर्नमेंट जॉब में है तो एक से अधिक पत्नी को नहीं रख सकता, यानी कि पत्नी अगर कंसेंट देगी तभी दूसरी पत्नी ला सकता है, बिना पत्नी के कंसेंट के तो दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकता, तो उसकी नौकरी ही चली जाएगी। उसके बाद गोद लेने की प्रथा को भी रेगुलेट किया। फिर पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार भी दिया, जो बेटों को जितने संपत्ति में अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती थी, उतनी ही हिस्सेदारी महिलाओं को भी देने का काम किया। और विनीता शर्मा केस में जस्टिस अरुण मिश्रा जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने 2020 में तो इसको जन्म से यानी 1956 से ही लागू कर दिया। अगर कोई महिला जिंदा है तो 1956 से ही वो क्लेम कर सकती है अपने पिता की जागीर यानी पैतृक संपत्ति में। मान लीजिए लड़के ने अगर बेच दिया है तो भी लड़के को देना पड़ेगा अगर वो क्लेम कर दे तो एक तो इससे संबंधित हो गया, और एक गोद लेने से संबंधित हो गया, एक गार्डियनशिप से संबंधित हो गया, और एक रीमैरिज से संबंधित हो गया यानी पुनर्विवाह से संबंधित हो गया। ये 4 तरह के विधानों को बदला गया था हिंदू कोड बिल के तहत। तानिया जेनकिन जो मॉरिस जेनकिन जो कि भारत के अंतिम वित्त सचिव थे, उनकी पत्नी थी, वो अपने ज़माने का ICS टॉपर भी रह चुके थे। तो उन्होंने एक बार पंडित नेहरू का इंटरव्यू लिया। वो रोविंग जर्नलिस्ट यानी घूम घूम करके पत्रकारिता करते थे, मूल रूप से फ्रांसीसी थी। तो उन्होंने जब इनका इंटरव्यू लिया तो कहा भाई आपने हिंदुओं के मामले में तो छेड़छाड़ किया, मुसलमानों के मामले में और अन्य अल्पसंख्यकों के मामले में छेड़छाड़ क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम ये नहीं चाहते थे कि अल्पसंख्यकों के मन में
अनावश्यक ये दुराव पैदा हो कि भाई चूँकि मेजॉरिटी कंट्री में वो रहते हैं तो मेजॉरिटी ज़बरदस्ती उनको कौवा खाने के लिए, जैसे टू फोर्स समवन टू ईट क्रो जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, यानी ज़बरदस्ती उनसे वो काम कराना चाहती है जो वो नहीं करना चाहते, केवल अपने संख्या के बदौलत। इसलिए उनके मन में कोई गलतफहमी पैदा ना हो, इसलिए हमने उनके पर्सनल लॉ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। खैर, पंडित नेहरू ने अपना समझा दिया तान्या जेनकिन को, तान्या जेनकिन समझ गई, लेकिन मामला ये नहीं था, मामला कुछ और था, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। बहरहाल आगे चल कर के भी बहुत सारे कानून बने जिसमें महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लीगल प्रयास किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो खैर उनका जिक्र था ही। जैसे 1961 में दहेज निषेध कानून बनाया गया, 1976 में बाल श्रम को रोकने के लिए या श्रमिकों को उचित मजदूरी, निर्वाह मजदूरी देने के लिए कानून बनाए गए, पुनर्वास संबंधी कानून बनाए गए। 1987 में कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट यानी सती प्रथा को रोकने संबंधी कानून बनाया गया। 87 में रूप कुंवर उस समय एक ऐसी महिला थी राजस्थान की जिन्होंने उस समय खुद को जौहर के मैंने आग के हवाले कर दिया था, जौहर परफॉर्म किया था। दूसरे शब्दों में वो अपने मृत पति के चिता के साथ सती हो गई थी। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि भाई ऐसा है कि उनके जहाँ वो उनकी चिता थी, जहाँ उन्होंने अपने खुद को जौहर के हवाले किया था, वहाँ एक मठ बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी और मारवाड़ी लोग विशेषकर उनकी पूजा आज भी करते हैं। खैर, जो भी है, तो सती प्रथा को रोकने संबंधी कानून बनाया राजीव गांधी की सरकार ने। आगे चल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रयास किए गए। जैसे 1995 में चौथा महिला सम्मेलन, पहला महिला सम्मेलन मैक्सिकन सिटी में किया गया था 1975 में। उसके बाद दूसरा 1980 में किया गया था कोपेनहेगन में। तीसरा 1985 में किया गया था नैरोबी में, जो कि केनिया की राजधानी है। और चौथा बीजिंग में, चाइना में किया गया, जहां महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिलाने की वकालत की गई और उनको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें की जाएं तो वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकती हैं और वो बराबरी क्लेम कर सकती हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हुआ। उसके पहले भी प्रयास हो चुके थे, यानी 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स के सहयोगी रहे फ्रेडरिक एंगल्स ने किताब लिखी थी ओरिजिन्स ऑफ फैमिली स्टेट एंड कैपिटलिज्म, संभवतः मैंने तीसरा भी था। तो उन्होंने बताया कि भाई जिस प्रकार से यानी परिवार, राज्य और पूंजीवाद का उद्भव नामक एक पुस्तक लिखा था जिसमें महिलाओं के शोषण को भी पूंजीवाद से जोड़ दिया था। यानी उनका कहना था कि जिस प्रकार से अमीर आदमी यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो समाज के कमज़ोर तबके का शोषण करते हैं, उसी प्रकार से महिलाओं का भी शोषण करते हैं। यहाँ तक कि 1955-56 में काका कालेकर कमीशन, जो पहला बैकवर्ड कमीशन था, अनुच्छेद 340 के तहत गठित हुआ था, पंडित नेहरू की सरकार ने गठित किया था। उसने सभी महिलाओं को ओबीसी मानने यानी समाज के अति पिछड़े वर्ग के मानने का प्रस्ताव दे दिया था। पंडित नेहरू ने इसीलिए उसको लागू नहीं किया क्योंकि उसने कुछ अजीबोगरीब वियर्ड किस्म का सुझाव दे दिया था, माने कुछ अजीबोगरीब तरीके का सुझाव दे दिया था जो पॉसिबल नहीं था। जहाँ तक महिला विधेयक की बात है, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने की 1996 से लटका हुआ था, देवगौड़ा के समय में से जब वो प्रधानमंत्री थे, और उसे अंततः अभी पिछले साल जाकर के नरेंद्र मोदी ने पारित कराया है। दूसरे शब्दों में इसके तहत 1/3 में नारी बंधन विधेयक को पारित करा, नारी बंधन अधिनियम अब हो गया है, तो उसके तहत अनुच्छेद 330A जोड़ा गया है और उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो विधानसभा और लोकसभा की सीटें होंगी उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी वहाँ से महिला ही खड़ी होगी चाहे जो पार्टी खड़ी करे, और वोट सभी समाज के सभी लोग चाहे जिस जाति और धर्म के हों, जैसे देते हैं उसी तरह से देते रहेंगे। इस प्रकार से
1/3 सीटें महिलाएं ही जीत करके आएंगी। उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, पार्टियां जितनी सीटें चाहें दे सकती हैं महिलाओं को, लेकिन ये 1/3 अनिवार्य रूप से केवल महिलाओं को ही देना है। तो इस प्रकार से अब ये भी अधिनियम तो बन ही गया है, हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2026 तक, जब तक कि लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती, फ्रीज हैं, तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। वैसे भी 2021 में जो सेंसस होने वाला था, कोरोना की वजह से वो रोक दिया गया था। अब ये 2024 चल रहा है, मुझे लग रहा है अगले साल ये सेंसस होगा, जनगणना होगी। और राहुल गांधी जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की बातें कर रहे हैं, हो सकता है वर्तमान सरकार सत्ता में बने रहने के लिए ये करे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे वो क्या करते हैं, और उसी के बाद 2026 के बाद से इसको लागू करें। यानी दूसरे शब्दों में, महिलाओं का को जो आरक्षण मिलना है लोकसभा में, अब वो 2029 के पहले तो मिलेगा नहीं, अगर 5 साल सरकार चली तो। और विधानसभाओं के तो चुनाव होते ही रहते हैं, हो सकता है पहले विधानसभा में ही लागू कर दें। ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं भाई लोकसभा में लागू करेंगे तभी विधानसभा में लागू करेंगे, देखना है क्या करते हैं। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की कोशिश किया है सरकार ने। इसमें कोर्ट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा जाता है कि मुंबई कामगार के बाद जो 1976 में जस्टिस BR कृष्णा अय्यर केरल से आते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस PN भगवती के समकालीन थे। उन्होंने कहा जाता है कि 1979 में बिहार में हुसैन आरा बेगम का समझौता केस है, 1979 में बिहार में जो महिला कैदी थी उनकी दशा सुधारने संबंधी जो आदेश दिए थे, कहा जाता है लोक हितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्चुअली की शुरुआत यहीं से हुई। हालांकि 1987 में जस्टिस PN भगवती जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने इसे बखूबी लागू भी कर दिया। कहा जाता है इसे अमेरिका से लिया गया, हालांकि इसकी जननी ब्रिटेन को माना जाता है, लेकिन कहा जाता है अमेरिका में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के लिटिगेशन की शुरुआत हुई थी मुख्यतः। यानी वहाँ काले लोगों यानी अश्वेत लोगों, महिलाओं या समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के वो सरकार की नज़र में ऊंचा उठाने के लिए या उनको बराबरी का दर्जा शेष समाज के साथ दिलाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। बहरहाल जो भी है, अब वो तो एक अलग विषय है, उस पर हम अलग से चर्चा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में MC मेहता केस में ये साफ साफ कहा कि चाहे पीतल बनाने का कारखाना हो, चाहे वो पटाखा फैक्ट्री हो, चाहे वो हीरा तराशने वाले स्टोन फैक्ट्री हो, चाहे वो स्लेट फैक्ट्री हो, चाहे वो ताला फैक्ट्री हो, इन सभी जगहों पर बाल नियोजन निषिद्ध रह गए, यानी बच्चों को रोजगार देने संबंधी मामले रोके जाएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और राज्यों को निर्देश दिया कि वो अपने यहाँ एक सोशल वेलफेयर फंड बना करके और बच्चों के पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करें, यानी उनके रहने खाने का इंतजाम करें, उनके पढ़ने लिखने का इंतजाम करें। खैर बहुत सारे राज्यों ने इसको नहीं अपनाया, कुछ ही राज्यों ने इसको अपनाया है, यानी मोटे तौर पर 1 दर्जन राज्यों ने भी अपने यहाँ इस तरह के बोर्ड का गठन नहीं किया है। ये भारत की लाचारी है कि धर्मवीर आयोग की सिफारिशें अभी तक लटकी हुई हैं जो पुलिस रिफॉर्म से संबंधित थी, जिसमें प्रकाश सिंह और एक अन्य KN सिंह के, दोनों लोग DGP रहे, दोनों लोग IPS रिटायर्ड हैं। दोनों लोगों के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो निर्देश दिया, किसी राज्य ने उसका पालन नहीं किया। चूँकि नेता सब जिसे पुलिस को छोड़ देंगे उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं, वो चाहते हैं पुलिस को अपने नियंत्रण में रखना। फिर उसके बाद से विनीत नारायण केस आया 1997 में, जिसमें जिसको आगे चल करके विशाखा केस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। विशाखा एक NGO है राजस्थान का, जिसको वर्किंग प्लेस पर यानी कार्यस्थली पर महिलाओं के प्रति अभद्र तरीके का संकेत जो 1986 में कानून बन गया है, यानी इंडिसेंट जो इंडिकेशन या बिहेवियर है उसको रोकने संबंधी कानून 1986 में ही बन गया था। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से लागू किया, उसे विशाख गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। विनीत नारायण का केस है, वर्ष 2013 में UPA सरकार ने भी एक सख्त कानून बनाया इस मामले में।
सोनिया गांधी के निर्देश पर। तो इसमें भी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ संवैधानिक प्रावधान, चाहे वो लिंग वगैरह के आधार, RRCSP यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आदि के आधार पर 15-16 में दो और चीज़ें जुड़ जाती हैं। उसमें डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ भी जुड़ जाता है। यानी किसी महिला ने अगर किसी बच्चे को प्लेटफार्म पर जन्म दिया है, उसके आधार पर सरकारी नौकरी देने में ये भेदभाव नहीं किया जा सकता कि भाई तुम्हारा जन्म तो प्लेटफार्म पर हुआ है, तुम्हारे तो रेजिडेंस का पता ही नहीं है, तो इसलिए तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या कोई नौकरी, प्राइवेट नौकरी या जो भी है, सरकारी नौकरी के लिए कही गई है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन जो सेवायोजन होता है, ठीक है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधान चाहे 15 का हो या 16 हो, यहाँ तक 14 को भी ले सकते हैं, उसी का विस्तार है। 15, 16, 17 हो, 18 हो या 19 हो, यहाँ तक कि 20 और 21 भी महिलाओं पर, यानी सभी नर नारी पर सभी फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। अनुच्छेद 23 और 24, 23 स्पेसिफिकली कहता है कि भाई महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनको ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को, यानी जबरदस्ती मानव के दुर्व्यापार, यानी उनको बाहर भेजने या उनका व्यापार करने, बलात् व्यापार करने की व्यवस्था को रोका जाएगा। इस संबंध में प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग 1956 में एक अधिनियम भी बनाया गया था, चूँकि ये राज्य के कानून बनाने के तहत ही लागू किया जा सकता है। तो 23 में जहाँ बेकार और बॉन्डेड लेबर को रोकने की बात है, बंधुआ मजदूरी को, उसमें हैदराबाद और पश्चिम बंगाल जैसे जगहों से खबरें आती रहीं कि भाई अल्पसंख्यक बच्चियों को सऊदी अरब या अन्य जगहों पर एक्सपोर्ट करके उनका व्यापार किया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, और गरीब माँ बाप कुछ पैसे के लालच में अपने बच्चियों को देते हैं, फिर उनके साथ दुराचार वहाँ होता है और इस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। तो इसको रोकने संबंधी उपाय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। 24 में भी जिन बच्चों की बात की गई, 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी माइंस या किसी खान में नहीं नियोजित किया जा सकता या नौकरी पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की उम्र होती है। तो उसमें बच्चियाँ भी आएंगी। इसी प्रकार से अनुच्छेद 39 में 39A है, D है या E है, F है, स्मॉल में जो लिखा जाता है, कैपिटल में नहीं, उसमें चाहे वो जीविकोपार्जन के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, 39D है। या E और F में महिलाओं के साथ साथ अन्य लोग जैसे श्रमिक हैं या अन्य बच्चे हैं, उनके भी उत्थान या सर्वांगीण विकास के लिए राज्य कार्य करेगा, तो महिलाओं के लिए भी कार्य करेगा। महिलाओं का जिक्र स्पेसिफिकली किया गया है। यही नहीं, अनुच्छेद 42 में महिलाओं का जिक्र है, अन्य जगह भी महिलाएं, चाहे अनुच्छेद 39 है जिसे बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, जिसमें फ्री लीगल एड की बात है, वो महिला हो या पुरुष हो सब पर लागू होता है। तो जो पुरुषों पर लागू होता है वो तो महिलाओं पर लागू होता ही है। महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली कई कानून बनाए गए हैं, यानी संविधान में भी जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दिया है, और पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडलों ने भी इस मामले में कानूनी पहल किया है। तो खैर, इस तरह से ये चीज़ें चलती रही हैं और मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों का आपको जिक्र करना है। 4-5 सब हेडिंग बना सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क के लिए अलग बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए अलग बना सकते हैं, कोर्ट के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए अलग बना सकते हैं। इस तरह से करके 4-5 सब हेडिंग बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव में इनको समान दर्जा दिलाना, इनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना, इन्हें धार्मिक, राजनीतिक, अन्य तरह के फ्रीडम उपलब्ध कराना और शोषण से मुक्ति दिलाना, इनको गरीब लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कराना, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आप दे सकते हैं। फंक्शंस की जहाँ तक बात है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग में कम से कम 5 सदस्य तो होने चाहिए, एक चेयरमैन और 4 मेंबरान होते हैं। पहले इसकी अध्यक्षा जयंती पटनायक हैं। 1990 में ही एक अधिनियम बन गया था, लेकिन कमीशन की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 2 साल बाद कमीशन अस्तित्व में आया। इसमें एक चेयरमैन के अतिरिक्त 4 मेंबरान होते हैं। पहले
कुछ कुछ पुरुष सदस्य भी हुआ करते थे, लेकिन हाल के वर्षों में सभी सदस्य महिलाएं ही होती हैं। चेयरमैन तो महिलाएं ही होती आ रही हैं। महिला होगी तभी तो महिलाओं के प्रति न्याय करेगी। पहली जयंती पटनायक थी, बाद में लंबे समय तक गिरिजा व्यास रहीं, अभी समय रेखा शर्मा जी हैं, इसके पहले कुमार मंगलम कौन कौन बिरला थी, या सॉरी, मैं थोड़ा बीजेपी की एक नेता थी रेखा शर्मा के पहले, मैं उनका नाम थोड़ा भूला, कुमार मंगलम या कुछ ऐसे ना। कुमार मंगलम तो बिरला, वो तो बिरला खानदान के एक उद्योगपति हैं, मुझे उनका ही नाम याद आ रहा है। खैर, तो इस प्रकार से करके ये आयोग काम करता। 3 साल के इनके अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार इनके टर्म्स तय करती है। 62 साल में रिटायर होंगे, 65 साल में रिटायर होंगे। NHRC की तरह से नहीं है कि भाई 70 साल या 5 साल जो पहले घटित हो उसमें ये रिटायर हो जाएंगे। अब तो 3 साल वहाँ भी कर दिया है। हालांकि वहाँ अगर 2 तरह के आरोप लगे हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। इस मामले में ऐसा नहीं है, यानी केंद्र सरकार कभी भी इन्हें हटा सकती है। जैसा कि उदाहरण एक UPA शासनकाल के दौरान आता, उसमें निर्मला वेंकटेश थी, जो कर्नाटक में पॉप पर हमला किया था। राम सेना के लोगों ने, 10-12 लोगों ने मिल करके, वहाँ 8-9 महिलाएं थीं, क्लब में हिस्सेदारी कर रही थी, उन लोगों के साथ मारपीट किया था, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। तो निर्मला वेंकटेश जब वहाँ जांच के लिए गई तो उन्होंने जा कर के वहाँ ये कह दिया भाई महिलाएं कुछ गलती की होंगी, तभी जा कर के राम सेना के लोगों ने ऐसा किया है। यानी वो जांच करने के लिए महिलाओं का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने किसी तरह से उसको लिपापोती करके पाटने की कोशिश किया। बाद में चल करके मनमोहन सिंह की सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। तो ये कंट्रोवर्सीज में भी दे सकते हैं, ये कंट्रोवर्सीज में ही बल्कि दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा केस, एक अन्य केस 2012 का है संभवतः, जब UPA सरकार थी। अलका लांबा, जो कि उस समय महिला आयोग की सदस्य थी, राज्य महिला आयोग की सदस्य थी, वो या राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी, और वो असम गुवाहाटी में एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था, उसकी जांच करने गई थी। उन्होंने पीड़िता का नाम ही ले लिया था। इसी प्रकार से आगे भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी, तो इसे कंट्रोवर्सी में दे सकते हैं। नेताओं के खिलाफ भी महिला आयोग कुछ नहीं करता। जैसे मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 2014 के दौरान एक चुनावी प्रचार के दौरान पश्चिमी यूपी में थे, कह दिया लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। साथ ही ये नारी बंधन विधेयक, जो महिला आरक्षण संबंधी विधेयक है, उसको लेकर के उन्होंने कई बार अभद्र टिप्पणी किया। यहाँ तक कि शरद यादव ने 2009-10 में जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो किरण बेदी पर भी प्रहार करते हुए, कटाक्ष करते हुए कुछ बोला था लोकसभा में। अनुच्छेद 105 का हवाला देकर के वो बच तो गए, यानी चूंकि प्रिविलेज मिला हुआ है सदस्यों को पटल पर अपनी बात का खुल करके कहने का, और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो है इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। दूसरे शब्दों में, चाहे वो ब्रजेश पाठक का केस हो बिहार का, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, जिसमें नारी संरक्षण गृह में अल्पवयस्क लड़कियों को रखा गया था और उनका इस्तेमाल यौन शोषण के लिए किया जाता था। बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि सरकार के वो करीबी थे। खैर, जो भी है, राजनीति में कोई किसी का करीबी और दुश्मन नहीं होता है, वो मौका परस्त होते हैं राजनेता। मौका देख करके एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे करीब आते हैं, जाते हैं। खैर, जो भी है, इस प्रकार से आप 5-6 सब हेडिंग बना दीजिएगा। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट, लीगल फ्रेमवर्क, बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड दीजिए, उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट दीजिए, और उसी में 1992 में अस्तित्व में आए भी दे दीजिए। फिर लीगल फ्रेमवर्क दे दीजिए। लीगल फ्रेमवर्क में बैकग्राउंड को छोड़ दीजिएगा, बाद वाली चीज़ों को ही दीजिएगा, आज़ादी के बाद वाली चीज़ों को ही दीजिएगा, और उसमें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दोनों शब्द का इस्तेमाल करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो भी दे दीजिएगा, और नारी बंधन विधेयक तक चले जाइएगा, यानी वर्ष 2023 तक उसका जिक्र कर दीजिएगा।
उसके बाद से ऑब्जेक्टिव दे दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन एक में दे दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो 3 ही है, फंक्शन भी 5-6 से ज़्यादा नहीं है। फिर कंपोजिशन पर आ जाइएगा, कह दीजिए कम से कम 5 सदस्य होते ही हैं, 4+1, एक अध्यक्षा होती हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, उसी में एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन किस उम्र पर रिटायर करेंगे ये तय करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार का होता है। फिर कंपोजिशन का जिक्र करने के बाद कंट्रोवर्सीज का जिक्र कर दीजिएगा, और इसी बीच में इसके बीच में इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स का भी जिक्र कर दीजिएगा, जिसमें आपको बताया हमने मैक्सिकन सिटी या कोपेनहेगन, नैरोबी और बीजिंग के कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र कर दीजिएगा जो महिलाओं पर ही आयोजित किए गए थे। तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के देख रेख में किए गए थे। पहले वाले में 133 देशों ने भाग लिया था, दूसरे वाले में 145 देशों ने, तीसरे वाले में 160-63 या कुछ ऐसे ही देशों ने भाग लिया था, चौथे वाले में 189 देशों ने भाग लिया था। तो ये सब भी बता देंगे तो थोड़ा सा फैक्चुअल आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा एग्जामिनर की नज़र में। तो इनको बता दीजिएगा। इस प्रकार से करके महिलाओं के अधिकार संबंधी मामले को डिस्कस कर दीजिएगा। हमने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, उन सब चीज़ों को ये वीडियो देख करके नोट भी कर सकते हैं। इस पर एस्से भी आता है, यूपीएससी में इससे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन जरूर आता है। पिछले 5 सालों का अनुभव ये कहता है। ये आपको हर तरह से फ़ायदा करेगा, यानी ये फैक्ट्स आपको हर जगह फ़ायदा पहुंचाएंगे। धन्यवाद।